फिर से लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो लिख नहीं पाए। तो इफ ए proportion to 1 by b and a equals 7 when b equal 3, then when b equal 2 and 1/3 a equal कितना होगा, ठीक है। तो a प्रोपोर्शन टू 1/b, तो a इक्वल हमें इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। बोला a 7 है तो फिर b 1/3 होता है, ठीक है। तो k इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 21। अब हमें बोल रहा है व्हेन b इक्वल टू एंड 1/3, तो a कितना होगा। तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन है a इक्वल टू k इंटू 1/b। हम लोग को बोला है जब जब 2 and 1/3 होगा तो k तो 21 निकल गया, b है 2 and 1/3 मतलब 7/3, ठीक है। तो a कितना होगा, 21 इंटू 3/7, तो ये हो गया 3 और 9। तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन देख के टिक कर दोगे, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन का यूज नहीं कर रहे। फिर नेक्स्ट देखो, इफ ए बी प्रोपोर्शन टू एक्स वाई एंड a by b plus b by a equal x by y plus y by x, then तो अब बोल रहा है ए बी एक्स वाई के साथ प्रोपोर्शन है और ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स है, वाई बाई एक्स है। देन बोल के ना काफी सारे ऑप्शंस है कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, हम दिखा रहे, देखो कैसे करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल बोला है एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम कर लो ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस यहाँ हो गया बी स्क्वेयर, इधर लिखेंगे एक्स वाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें प्रोपोर्शन वाला रिलेशन क्या दिया है, प्रोपोर्शन में दिया है ए बी प्रोपोर्शन टू एक्स वाई, मतलब ए बी इक्वल टू के इंटू एक्स वाई, के हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इक्वल टू के इंटू एक्स वाई, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम लोग ए बी में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी के जगह लिखेंगे के इंटू एक्स वाई, ठीक है। और इधर जैसा था वैसा ही रख दिया, के स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ये देखो ये जैसा था वैसा लिखा, और यहाँ पर बस ए बी के जगह के एक्स वाई से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दोनों साइड से एक्स वाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ एक्स वाई चला गया तो 1 रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो k इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्रोपोर्शन टू एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। हमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें से एक ऑप्शन ये था, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन रिलेशन निकलेगा। अब ये प्रोपोर्शन कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, देखो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखे के स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हम इधर के वाला पोर्शन को ट्रांसफर करते हैं। हमें क्या पता है कि के वाला पोर्शन कैसे आता है, जो प्रोपोर्शनेट ऑप्शन है, प्रोपोर्शनेट को जब हम लोग कांस्टेंट से लिखेंगे तो इक्वल हो जाता है। तो ये प्रोपोर्शन हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मली हमें क्वेश्चन में ये देता है, इससे हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन ये है, उसको ऐसे ट्रांसफर किया। तो हमारे पास ना ऐसे प्रोपोर्शन वाला 3-4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से हमें इस ऑप्शन में टिक करना है। तो हम फिर से बता देते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, देन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, प्रोपोर्शनेट वाला 4 ऑप्शंस था, ठीक है। तो ये देखो मैंने इस तरीके से निकाल लिया, ये सिंपल हम लोगों ने एलसीएम किया जैसे तुम लोग करते हो, और यहाँ ए बी इक्वल टू के इंटू एक्स वाई कर दिया, ठीक है। यहाँ ए बी को सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर उसके बाद दोनों साइड से एक्स वाई चला गया, इधर के बचा इधर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, के इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू के इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये हो गया प्रोपोर्शन टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब थर्ड नंबर पे देखते हैं। बोल रहा है P varies inversely
inversely as q. If p equal to, then q equal 3. Find p if q 2 हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग करते हैं प्रोपोर्शनेट का वेरिएशंस का क्वेश्चन, यहाँ पर p वेरीज इनवर्सली एस क्यू, ये लैंग्वेज में दिया है, मतलब p वेरी करेगा इनवर्सली एस क्यू, तो फिर 1/q होगा, p प्रोपोर्शनेट टू 1/q होगा। अब इसको कांस्टेंट लगा के हम लोग इक्वल बना देंगे, ठीक है। कांस्टेंट लगेगा तो वो इक्वल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बोल रहे p2 है तब q3 है, तो यहां से हम लोग k निकालेंगे। हर एक क्वेश्चन में हमें पहले k निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर k/3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो गया। अब बोल रहे फाइंड p इफ q इक्वल टू 2। फाइंड p इफ q इक्वल टू 2, तो हमें p निकालना है जब q 2 होगा। तो q2 और k तो हम लोग निकाल चुके हैं 6, तो यहाँ पर p का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा, वहां से तुम लोग टिक कर सकते हो। तो ये p हो गया हम लोग का 3, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, इफ p varies directly as q, मतलब p q के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, एंड इफ q इक्वल टू, देन p इक्वल 4। इफ p इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ q इज, ठीक है। तो p वेरीज डायरेक्टली, जैसे इनवर्सली था तो p प्रोपोर्शन टू 1/q, अगर डायरेक्टली है तो p प्रोपोर्शन टू q। अब इसको p इक्वल टू k इंटू q करेंगे तो ये इक्वल में आ जाएगा। अब q 2 है तब p 4 है, तो p 4 है, q 2 है, तो इसका मतलब k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। अब हमें क्या निकालने बोला है, इफ p2, जब p2 होगा तब q कितना होगा, तो रिलेशन है ये वाला। जब p2 होगा तो q कितना होगा, k तो कांस्टेंट है, वो तो हमेशा एज इट इज रहता है, इसीलिए k का वैल्यू यहाँ भी उतना ही लेना पड़ेगा। तो 2/2 q, तो ये कितना हो गया 1, q इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। k का जो वैल्यू निकलता है वो दूसरे जगह पे भी क्यों पुट हो जाता है, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होगा, तो k यहाँ भी 2 ही रहेगा। मतलब इंटेंसिटी 2 है, 2 के हिसाब से वो वेरी करता है, 2 गुना वेरी करता है, ठीक है। उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो यहाँ पर q हो गया हम लोग का 1, ठीक है। तो ऑप्शन में तुम लोग के पास 1 के अलावा बाकी सारा रहेगा, नहीं रहेगा तो तुम लोग नन ऑफ दिस को टिक कर देना, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखो, x varies inversely as y if and if x equal 3, then y equal 4. If y 6, then the value of x is कितना। तो x वेरी करेगा तो x इधर रहेगा, जो वेरी करेगा वो इधर रहेगा। इनवर्सली तो प्रोपोर्शनेट टू 1/y, इनवर्स मतलब 1/y हो जाएगा। y है तो y, p है तो p, q है तो q, तो ये x इक्वल टू k इंटू 1/y हो गया। अब बोल रहा है x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू होता है 4, ठीक है। तो ये कर दिया, तो k कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि रिलेशन हमारे पास ये बना हुआ है, हम लोग को बोल रहा है कि y अगर 6 है, ठीक है, तो ये y अगर हम लोग का 6 है तो x कितना होगा, तो x हो जाएगा 2, ठीक है। पुट कर दिया k का वैल्यू जो आया और इसमें ये पुट कर दिया, तो x हम लोग का निकल के आ गया। तो ऑप्शन रहेगा वहां टिक कर दोगे, ठीक है। सिक्स नंबर, y इक्वल a प्लस b, वेयर a and b vary directly and inversely respectively with x, respectively with x। फिर x इक्वल 1 when y इक्वल टू 11, when y इक्वल टू 11 and x इक्वल टू
when y13, when y13, the value of y, the value of y when x3, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y when x3, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस रहेगा, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, y a+b है, एंड a और b कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली एंड इनवर्सली विथ x, डायरेक्टली एंड इनवर्सली विथ x, और x इक्वल 1 है जब y11 होगा, x इक्वल टू 2 है व्हेन y13 होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग को ये दिया हुआ है y इक्वल टू a+b, और बोला है a एंड b कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली इनवर्सली रेस्पेक्टली विथ x, मतलब a डायरेक्टली वेरी करेगा x के साथ, और b कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली, इनवर्सली वेरी करेगा x के साथ, ठीक है। सोल्यूशन का पहला लाइन ये हमें दिख रहा है, ये देखो, a डायरेक्टली वेरी डायरेक्टली किसके साथ, विथ x, और बी डायरेक्टली, सॉरी, इनवर्सली वेरी विथ एक्स, ठीक है, ये हमें बोला है। तो डायरेक्टली और इनवर्सली बोल रखा है, तो ये निकल गया। तो ए इक्वल टू के एक्स और बी इक्वल टू k इंटू 1/x। अब दोनों में k लिखेंगे तो अगर k का वैल्यू अलग आया तो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि k का वैल्यू हो सकता है दोनों रिलेशन में अलग आए, हो सकता है एक ही जैसा आए। तो ऐसे केस में जब हमें 2 दे देगा ना, तो हम लोग k का वैल्यू 1 और 2 से डिनोट करेंगे, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग का k1 इक्वल टू k2 भी हो सकता है इक्वल k, मतलब ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है K1 और K2 इक्वल नहीं है, वो भी हो सकता है, क्योंकि हमें वो नहीं पता, तो हम लोग इसको K1 और K2 मानेंगे। हो सकता है दोनों एक है, हो सकता है दोनों अलग है। तो जब मोर देन वन ऐसे प्रोपोर्शन एक ही क्वेश्चन में रहेगा, तो हम लोग उसमें K1 K2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि ये यहाँ K1 K2 क्यों मानना है। नॉर्मली हम लोगों का एक ही रहता है, तो हम लोग K से उसे डिसाइड कर सकते हैं। अब हमें जो रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू a+b, पहले दिया हुआ है, चलो देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a+b, और अभी अभी हम लोगों ने निकाला a का मतलब कितना है, k1 इंटू एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू k1 इंटू एक्स, और b का मतलब देखो कितना आया, k2 बाई एक्स, k2/x ये आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो और क्या बोला है, बोला है पहला, पहला क्या बोला है, x1 है जब y11 है, ठीक है। तो हम लोग उसी पे इसको ट्राई करेंगे, x1 है इसमें, x1 है और y जब 11 है, तो उस पे ट्राई कर रहे हैं। तो y11 x1 है, तो इंटू 1, और ये डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो 11 इक्वल टू k1 प्लस k2, 11 इक्वल टू k1 प्लस k2, ठीक है। अच्छा, अब और एक रिलेशन और एक चीज भी हमें बताया गया था इस क्वेश्चन में, देखो बोल रहा था कि y13 है जब x2 है, x2 व्हेन y13, तो यहाँ लिखते हैं x2 है जब y हम लोग का 13 है, तब क्या होगा, फिर से वही y इक्वल टू a+b, y इक्वल टू a मतलब k1x और b मतलब k2/x, ठीक है। अब हमें बोला है कि y13 है तो x हम लोग का 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अच्छा, 13 इक्वल टू 2k1 प्लस k2/2। अब हम लोग यहाँ से एक कोई भी वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आइदर k1 का या k2 का, तो हम k1 का ही सब्सटीट्यूट करें, k1 हो जाएगा 11 माइनस k2, मतलब इक्वेशन जैसा सॉल्व करना पड़ेगा तब ना आएगा k1 k2 का वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा 13, ठीक है। k1 का वैल्यू क्या निकल के आया, 11 माइनस k2, ठीक है। तो k2/2 कर दो, अब इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम करो, यहाँ पर 2 ले लो, तो ये हो गया। एक काम कर सकते, पहले ना इसको सॉल्व कर लेते तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 13 लिख लिया, 22 माइनस 2k2 प्लस k2/2, ठीक है। अब ये 22 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 13 और माइनस 22, तो -2k2 प्लस k2/2 -9 हो। अब ये 2 ले लेते हैं एलसीएम में, तो ये हो गया -4k2 प्लस k2, तो यहाँ करते हैं 9
-9 इक्वल -3k2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, -18 k2 इक्वल टू 6। ठीक है, k2 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो k1 कितना आएगा, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, k1 इक्वल टू 11 माइनस 6 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को k1 और k2 का वैल्यू मिल गया, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है, ये नहीं बोला है। देखो हमें क्या बोला है, बोला है कि वैल्यू ऑफ y व्हेन x3, अगर x3 है तो y का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है, a प्लस b। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, y का वैल्यू जब y कितना होगा, अगर x मेरा 3 है, ठीक है, तो y कितना होगा। तो अब ये हो गया, ये a का मतलब होता है k1 इंटू एक्स और b का मतलब होता है k2 बाई एक्स। ठीक है, k1 निकाल चुके हैं, 2 होता है 2 इंटू 3, क्योंकि x 3 लेना है। और यहाँ पर k2 कितना होगा, ये देखो 6 है, तो 6 बाई यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का x यानी 3। तो ये हो गया 6 प्लस 3 यानी कि 9। ठीक है, 6 प्लस 3 ये 9 आंसर होगा। तो इस तरीके से होगा। तो ये देखा जाए तो थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है। अच्छा, मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, k1 इंटू एक्स, k1 कितना था, k1 मेरा आया 2। अच्छा, k1 ओ 6, 11 माइनस 6 तो 5 आएगा, मैंने गलत लिखा है, इसीलिए नहीं आंसर मैच। 6 माइनस 11 5 होगा, तो 5 इंटू 3। ठीक है, और ये हो गया 6/3 मतलब 15। 15 और ये हो गया 6/3 2। तो यहाँ भी गलत लिखा, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिंगल के जगह हमारा k1 k2 दोनों आ चुका है। ठीक है, तो k1 k2 देखो दोनों का अलग अलग वैल्यू आया, k1 आया 5, k2 आया 6। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे नॉर्मली एक्स वाई सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो हमें ये इक्वेशन दिया हुआ था, जब x1 और y11 होगा तो इस इक्वेशन पे कैसे वर्क करेगा। ठीक है, और x2 और y13 होगा तो सेम इक्वेशन पे कैसे वर्क करेगा। अब ए बी को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्रोपोर्शन डायरेक्टली विथ एक्स था और बी प्रोपोर्शन इनवर्सली विथ एक्स था। तो ये k1 एक्स आया, ये k2 मतलब 1/x इंटू k2 आया, तो k2 बाई एक्स। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन, जैसा तुम लोग करना चाहो, मैंने इस तरीके से किया, तुम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने k1 k2 निकाला, नॉर्मली हम लोग k निकालते फिर सब्सटीट्यूट करते, फिर बोला अगर x3 है इस इक्वेशन पे तो y कितना होगा। तो हम लोगों ने k1 k2 निकाल लिया था, एक्सपुट कर दिया, आंसर आया 17। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये कितना नंबर था, ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ p varies inversely as इट इज रिटर्न एज। ठीक है, तो तुम लोग को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, p वैरीज इनवर्सली एज q, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शंस तो रहेगा, लेकिन हम लोग तो सीखे हैं कैसा होता है। तो p वैरीज वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन का साइन इनवर्सली किसके साथ, q के साथ, तो 1/q। या तो ये ऑप्शन रहेगा तुम लोग के पास, या फिर ऐसे लिखा हुआ रह सकता है p प्रोपोर्शन q करके, और यहाँ साइड में लिखा हुआ रहेगा इनवर्सली। ठीक है, मतलब p प्रोपोर्शन है क्यू के साथ, लेकिन कैसे इनवर्सली, या तो ऑप्शन में तुम लोग को ये दिखेगा या तो ऑप्शन में तुम लोग को ये दिखेगा, तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहे तुम लोग को टिक करना है। तो ये छोटा सा एमसीक्यू था, तो ये भी यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, कि P अगर इनवर्सली वैरी कर रहा है क्यू के साथ तो उसे कैसे डिनोट करते हैं। तो वहां 4 ऑप्शंस था, वो हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ आंसर दिखा रहे हैं। तो देखो इनवर्सली का मतलब p वैरी, तो ये वेरिएशन का साइन, कैसे इनवर्सली, तो 1/q, और p वैरी से यहाँ पर कैसे हो जाएगा, आपकी कैसे दुकान होता है, कैसे कैसे दुकान, राजू का कैसे दुकान होता है। p प्रोपोर्शन q इनवर्सली। ठीक है, अच्छा 8th नंबर, p
varies directly with the cube root of q and p is 4 when the value of q is 8. Find the value of q plus 1 when the value of p is 6. ठीक है, P varies directly with cube root of q. तो P वैरी करेगा यानी वेरिएशन का साइन डायरेक्टली करेगा किसके साथ, क्यूब रूट ऑफ q. तो q का क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है. ये सब हम लोगों ने जैसे कि रेशियो में देखा था, प्रोपोर्शन में देखा था, स्पेशली इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये सब में हम लोगों ने ये सारा चीज देखा है. क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है. अब इसको k से दिखाते हैं. k इंटू 3, ये क्यूबिक रूट ऑफ q हो गया. अब बोल रहा है कि p is 4, p 4 है when the value of q is 8, जब q जो है वो 8 है. ठीक है, तो 4 इक्वल टू k. अब क्यूबिक रूट ऑफ 8 मतलब कितना होगा, क्यूबिक रूट ऑफ 8 मतलब 2 हो जाएगा. ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्योंकि देखो ये हम लोग ऑलरेडी रेशियो पढ़ चुके हैं, इंडिसेस पढ़ चुके हैं. ये 8 टू दी पावर 1/3 होता है, तो 8 का मतलब 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, पावर पावर मल्टीप्लाई होके 2 बचेगा. ठीक है, तो ये 2 होता है. तो ये जो है ये कैलकुलेशन लेकिन हम लोग के लिए नया नहीं है, ये इस तरीके से होगा. ये हम लोगों ने इंडिसेस में पढ़ लिया है. 8 टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, तो 2 हो गया. तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया. तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि k इक्वल टू कितना होगा, 4/2 यानी कि 2 हो गया. k का वैल्यू निकाल लिया. अब हम लोग को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ q प्लस 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ p इज 6. अगर p 6 है देन q प्लस 1 कितना होगा, ये हमें निकाल के बताना है. ठीक है, तो p अगर 6 है तो q कितना होगा, तो p इक्वल टू होता है k इंटू 3 क्यूबिक रूट ऑफ q. ठीक है, p 6 बोला है, k हम लोग 2 निकाल चुके हैं, तो क्यूबिक रूट ऑफ q कितना हो जाएगा, तो ये 6 के नीचे 2 यहाँ लेके आते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ q, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ q. ठीक है, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, q टू दी पावर 1/3. अब पावर को इधर ट्रांसफर करने से वो चेंज हो जाता है, 1/3 3 हो जाएगा. ठीक है, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने इंडिसेस में पढ़ रखा है. तो q इक्वल टू हो गया 27. हमें पूछा है q प्लस 1 बताओ. ठीक है, तो q प्लस 1 27 प्लस 1 यानी कि 28 हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेटिव है चैप्टर. ठीक है, कैलकुलेटिव है, बाकी प्रोसेस सभी में सेम है. अब जैसा इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलेगा वैसा लिखोगे, अगर डायरेक्टली बोलेगा तो वैसा लिखोगे. तो ये हो गया हम लोग का 28. 9th नंबर, इफ x varies inversely with y and if y equal 3 then x equal to 8, the value of y when x equal to 2 r. x varies inversely with x, पहले बोला है x इनवर्सली वैरी करेगा y के साथ, तो प्रोपोर्शन वेरिएशन का साइन और इनवर्सली यानी 1/y. तो इसको अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो k इंटू 1/y बन गया. ठीक है, फिर बोल रहा है इफ y 3 देन x 8, x 8 होगा अगर y 3 हुआ तो. ठीक है, तो इसके हिसाब से x कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3 24. ठीक है, अब बोल रहा है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x2, अगर x2 है तो y कितना होगा. ठीक है, तो रिलेशन लिखते हैं इक्वेशन वाला, x इक्वल टू k इंटू 1/y. पूछा है x2 है तो y कितना होगा, तो k तो हमें पता है 24, तो 1/y. ठीक है, तो 2/24 इक्वल 1/y, तो ये हो जाएगा 1/12 इक्वल 1/y. हमें y पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, y इक्वल टू 12 हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 12. ऐसे करके निकले. फिर 10th नंबर का देखो, इफ x प्लस y प्रोपोर्शन टू x माइनस y, x प्लस y प्रोपोर्शन टू x माइनस y, then which
देन विच वन इज ट्रू। इसमें हम ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए। तो ऑप्शन ए है x प्रोपोर्शन टू माइनस वाई, ऑप्शन बी है y प्रोपोर्शन टू माइनस वाई, ऑप्शन सी है x प्रोपोर्शन टू y, ऑप्शन डी है x y इक्वल 1। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिए हुए बोल रहा है कि एक्स वाई अगर प्रोपोर्शन टू एक्स माइनस वाई है तो कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जैसे के मान के करते वैसे ही करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर आता है। तो एक्स प्लस वाई प्रोपोर्शन टू बोला था एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब प्रोपोर्शन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के लगाएंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल के इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, के एक्स माइनस के वाई। अच्छा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो ऑप्शन क्या है, एक्स वाई में है। ठीक है, मतलब एक्स इधर एक साइड है, एक साइड वाई है, इसी तरीके से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम भी इसको क्या कर रहे हैं, एक्स वाई में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्स माइनस के एक्स कर लिया, फिर इधर है माइनस वाई माइनस के वाई। ठीक है, अब एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस के, माइनस वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइन प्लस के हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई, और माइनस प्लस में माइनस के वाई। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई वाई कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। ठीक है, ये बन गया। अच्छा अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के एक्स इक्वल टू ये वाला ऐसे लिखेंगे माइनस 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। ठीक है, 1 माइनस के इंटू वाई। ठीक है, ये वाई को इधर ट्रांसफर कर दिया, इंटू वाई कर दिया। ठीक है, तो देखो ये x इक्वल टू ये k की जगह k प्लस 1 और 1 माइनस के, मतलब 1 प्लस के और 1 माइनस के आए। नॉर्मली हमारा प्रोपोर्शन कैसे होता है, k इंटू वाई होता है या फिर k इंटू 1 बाई वाई होता है। तो यहाँ k की जगह 1 प्लस के 1 माइनस के इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शन में ट्रांसफर करेंगे तो x प्रोपोर्शन टू y। ठीक है, ये बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर k मल्टीप्लाई हुआ है और k जो है सिर्फ k नहीं होके माइनस फॉर्म में है। ठीक है, अब तुम लोग अगर सोचोगे कि x प्रोपोर्शन टू माइनस वाई भी तुम लोग लिख सकते क्योंकि यहाँ माइनस है, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट के साथ जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये y है ना, ये हम लोग का जो है नेगेटिव भी हो सकता है। देखो y जो है ना, ये हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट ए सॉरी ये y जो है देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, ये नहीं, देखो ये वाला क्यों होगा, देखो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि x प्रोपोर्शन टू माइनस वाई क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी तो नहीं होगा क्योंकि y प्रोपोर्शन टू माइनस वाई नहीं होता, और एक्स वाई इक्वल टू 1 ऐसा भी हमारा कुछ नहीं आया। हमारा प्रोपोर्शन में आंसर आया, या तो ए आंसर होगा या तो सी होगा। ए और सी में फर्क क्या है, एक में लिखा हुआ है माइनस वाई और दूसरे में लिखा हुआ है वाई। ए वाला आंसर है एक्स प्रोपोर्शन टू माइनस वाई, और ये देखो ए वाला आंसर है एक्स प्रोपोर्शन टू माइनस वाई, और बी वाला आंसर है एक्स प्रोपोर्शन सॉरी सी वाला आंसर है एक्स प्रोपोर्शन टू 1। अब इसमें कौन सा सही है, ठीक है, माइनस साइन जो है वो कांस्टेंट के साथ एडेड होता है, वेरिएबल के साथ नहीं। ठीक है, ये लिख लो, नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, ठीक है, साइन जो है विथ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को डिफाइन करता है, नॉट विथ वेरिएबल। ठीक है, वो वेरिएबल को डिफाइन नहीं करता है, मतलब एक्स प्रोपोर्शन टू वाई है। हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस कांस्टेंट इनटू वाई है। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ वाई हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि साइन का जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पोर्शन है
वो हमारा कभी भी वेरिएबल यानी एक्स या वाई के साथ नहीं रहता है, वो कांस्टेंट के साथ रह सकता है। इसीलिए ये जो है ये पूरे कांस्टेंट को बता रहा है, तो एक्स प्रोपोर्शन टू वाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस बेसिस पे हुआ है, तो ये याद रखना। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज था कि हमें ये लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए, बाकी दो ऑप्शन तो नहीं होगा, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा अब 11th नंबर हो गए। इफ एक्स varies inversely as square of y and given that y equal to for x equal 1, then the value of x for y equal 6 will be x varies inversely as square of y। ठीक है, x कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली, लेकिन y के स्क्वायर के साथ, मतलब ये होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू k इंटू 1/y स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन निकल गया है। y2 है जब x1 है। ठीक है, अच्छा y2 है जब x1 है, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। रिलेशन आया x इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, अब हमें बोला है x1 है जब y हम लोग का 2 है, तो 2 स्क्वायर, तो k कितना हो जाएगा? 4 हो गया। k हम लोग का 4 हो गया। और क्या पूछा था? हमें पूछ रहा है कि x कितना होगा जब y 6 है। ठीक है, x कितना होगा जब y 6 है। ठीक है, तो ये बन गया 4/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4/36 यानी कि 1/9। ठीक है, तो ये सिंपल था, जैसे हम लोग कर रहे 1/9, तो 1/9 आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया 11th नंबर। नेक्स्ट हम लोग 12th नंबर। द इनकम टैक्स एज द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ द एक्सेस ऑफ द इनकम ऑफ मैन ओवर 5 lakh, over rupees 5 lakh, and on an income of rupees 6 lakh, it amounts to rupees 5,000. Find how much a man has to pay under this system whose income is 8 lakh. बताते हैं क्या बोलना है, देखो। अच्छा, इसमें बोल रहा है द इनकम टैक्स एज द स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ ए मैन ओवर 5 लाख। बोल रहा है कि 5 लाख से ऊपर अगर किसी का इनकम हुआ तो इनकम टैक्स क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम, तो ऐसे हो जाएगा। बेसिकली टैक्स जो है वो कैसे होगा? प्रोपोर्शन होगा किसका? जितना भी इनकम है किसी भी पर्सन का, उससे मतलब उसके इनकम का ओवर कितना होना चाहिए? एक्सेस अमाउंट। एक्सेस कैसे होगा? इनकम माइनस 5 लाख। ठीक है, क्यों? देखो, वही तो बोला है ना कि
इनकम टैक्स जो है वो स्क्वेयर हो जाएगा किसका, ऑफ द एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ मैन ओवर 5 लाख। 5 लाख के ऊपर जो इनकम होगा, मतलब मान लो किसी का इनकम हुआ 7 लाख, तो 5 लाख माइनस 7 2 लाख, ठीक है। तो इनकम माइनस 5 लाख, ये हो गया टैक्स का प्रोपोर्शन, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इनकम माइनस 5 लाख, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे, जैसे एक्स वाई की जगह टैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर इक्वल करने से के इंटू हो जाएगा, के इंटू इनकम माइनस 5 लाख, ठीक है। इनकम माइनस 5 लाख, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि वेरिएबल कैसे दिया हुआ है, जैसे इन टैक्स को तुम लोग जो है एक्स मान लो, इनकम को वाई मान लो। देखो बोल रहा है कि इनकम 6 लाख है, ठीक है। इनकम हमें 6 लाख दिया हुआ है, और बोल रहा है कि टैक्स तब हो जाएगा 5,000। देखो इट अमाउंट्स टू 5,000 ऑन एन इनकम ऑफ 6 लाख, इट अमाउंट्स टू 5,000, मतलब टैक्स का अमाउंट, मतलब टैक्स बनेगा 5,000। मतलब जैसे हमें एक्स वाई दिया हुआ रहता है ना, तब बोल रहा है कि इनकम हम लोग का है 5 लाख, सॉरी 6 लाख, ठीक है। इनकम हम लोग का है 6 लाख, ये बता दिया। मतलब जैसे एक्स इतना होगा तो वाई इतना होगा, तो हम लोग वहां से क्या निकालते, के निकालते। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर के निकालेंगे, बस एक्स वाई की जगह लैंग्वेज दिया हुआ है। तो टैक्स इक्वल टू के इंटू इनकम माइनस 5 लाख, टैक्स कितना है 5,000, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5,000, 5,000 इक्वल टू के इंटू 6 लाख माइनस 5 लाख का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5,000 इक्वल टू के इंटू 1 लाख का स्क्वायर, ठीक है। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो अब कुछ और पूछेगा कि इतना वेरिएबल इतना होगा, ये देखो, फाइंड हाउ मच ए मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम। मतलब टैक्स कितना होगा, हुज इनकम इज 8 लाख, अगर इनकम 8 लाख है तो टैक्स कितना होगा, ये पूछा है। तो नेक्स्ट हमें क्या पूछा है कि इनकम अगर 8 लाख है, नॉर्मली हमें जैसे पूछ रहा है ना कि एक्स इतना है तो वाई कितना होगा, तो इनकम अगर 8 लाख है तो टैक्स कितना होगा, ये पूछा है। बस एक्स वाई की जगह ये दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं नाम के साथ, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, 5,000 इक्वल टू के इंटू इनकम माइनस 5 लाख, ये हम लोग का फिक्स्ड है, ठीक है। तो इनकम इनकम कितना, के कितना आया, के आ गया 5,000 इन डिवाइडेड बाई 1 लाख का स्क्वायर। अच्छा, हमें टैक्स कितना है ये पूछा है, तो हम टैक्स क्यों लिखेंगे, वो तो पहले स्लैब के हिसाब से था, यहाँ टैक्स लिखेंगे, ठीक है। हमें नया करके पूछा है, जैसे वाई पूछता है ना, अगर इतना है तो टैक्स कितना होगा, अगर इनकम इतना है तो के का वैल्यू 1 लाख का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इनकम कितना है 8 लाख माइनस 5 लाख, ठीक है। तो टैक्स कितना होगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख का स्क्वायर इनटू, ये इनटू है 3 लाख, ठीक है। अच्छा, ये 3 लाख हो गया। अच्छा, रिलेशन लेकिन हम लोग का यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये भी मेरा 3 लाख का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो टैक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5,000। अब नीचे देखो कितना सारा 1 लाख है, 1 लाख इंटू 1 लाख 2 बार, और इधर 3 लाख इंटू 3 लाख, ठीक है। तो देखो 1 लाख के पीछे 5 जीरो, 3 लाख के पीछे 5 जीरो, तो 5 5 जीरो कैंसिल आउट, तो कितना बच रहा है पता है, कैलकुलेशन करके 5,000 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, क्योंकि 1 लाख मतलब 1 के पीछे 5 जीरो, तो इधर 3 के पीछे भी 5 जीरो, तो 3 इंटू 3, तो 9 इंटू 5,000 कितना हो गया, 45,000। सिंपल कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेटर पे करने का जरूरत ही नहीं है। देखो ना, 1 लाख और 1 लाख, और इधर 3 लाख 3 लाख, तो 5 5 जीरो दोनों जगह से हट जाएगा, 1 लाख के पीछे 5 जीरो से 3 लाख, और ये 3 लाख के साथ ये 1 लाख का 5 जीरो, तो बचा कितना 3 3 1 1, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45,000 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब टैक्स 45,000 होगा जब इनकम 8 लाख होगा, ठीक है। हमें जो रिलेशन बोला था, तो क्वेश्चन में देखो अगर यही चीज हमें एक्स वाई के हिसाब से दे देता तो उतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ये एक्स वाई के हिसाब से नहीं देके हमें टैक्स और इनकम नाम के वेरिएबल से दिया है। हम फिर से बता देते हैं, इंपॉर्टेंट मान सकते हो इस तरीके का, अगर टफ हुआ तो इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स को एक्स मान सकते हो, मतलब एक्स जो है वो स्क्वायर ऑफ
क्या है, अब यहाँ क्योंकि इनकम टैक्स बोला है तो लैंग्वेज में रिलेशन बताया है, एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ मैन ओवर 5 लाख। तो 5 लाख से ज्यादा जितना भी इनकम होगा उसके स्क्वायर के साथ इनकम टैक्स प्रोपोर्शन है। अब इनकम अगर 6 लाख है, इट अमाउंट्स टू 5000, मतलब टैक्स 5000 हो जाएगा अगर इनकम 6 लाख है। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करके के निकाल लिया। हमें बोला कि अब इनकम अगर किसी का 8 लाख है तो उसका टैक्स कितना होगा, तो इसी के वैल्यू को पुट करके हम लोगों ने निकाल लिया कि इनकम अगर किसी का 8 लाख है तो उसका टैक्स कितना बनेगा, 45,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। P varies inversely as Q if P equal to then Q equal 3, find P if Q 2। सिंपल पूछा है, P वेरी कर रहा है मतलब वेरिएशन का साइन इनवर्सली Q के साथ, तो ये बनेगा। तो P इक्वल टू K इंटू 1/Q हो जाएगा। P2 है तब Q3 है, P2 है तब Q3 है, तो K कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हमें निकालना है कि P कितना होगा अगर Q2 है, ठीक है। तो P कितना होगा अगर Q2 है, तो K तो 6 है, कांस्टेंट है, Q2 है, तो ये हो गया 3। तो P3 हो जाएगा जब Q हम लोग का 2 होगा, ठीक है। अच्छा, 14th नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर बोला है स्पीड इनवर्सली, स्पीड इज, ऐसे लिखो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। स्पीड एस से डिनोट किया है, टाइम को टी से डिनोट किया है। देन एस टी इक्वल कॉन्स्टेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स ये हमें बताना है, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स ये बताना है। तो स्पीड अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है टाइम के साथ तो एस प्रोपोर्शन टू 1/t, अब इस पे के लगा देते हैं तो के इंटू 1/t। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हो जाएगा एस टी इक्वल टू के। तो के फॉर कांस्टेंट, तो स्टेटमेंट क्या बन गया, ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। हमें ये देके पूछा था कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो देखो ना, एस यानी स्पीड ये इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है टाइम के साथ, तो 1/t, ठीक है। तो एस इक्वल टू के इंटू 1/t हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से एस टी इक्वल टू के आया, तो हमें ये रिलेशन क्या बताया, एस टी इक्वल टू के फॉर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखो 15th नंबर, इफ बी प्रोपोर्शन टू ए क्यू and A increases in the ratio of, increases in the ratio of 3:2, then B increases in ratio, B increases in the रेशियो, ठीक है। बी कितने रेशियो में इंक्रीज होगा, बोल रहा है बी प्रोपोर्शन टू ए क्यूब, ये हमें बता ही दिया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू के इंटू 1, के इंटू ए टू द पावर 3। ए इंक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ, अब ए कैसे इंक्रीज हो रहा है 3:2 में। देन बी, ये बी लिखा है मैंने, देन बी, बी कैसे रेशियो में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अलग अलग रेशियोज का ऑप्शन है हम लोगों के पास। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ए का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये देखो ए अगर हमारा यहाँ पर क्या बोला है कि बी प्रोपोर्शन टू ए क्यूब है, ए इंक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देन बी इंक्रीजेस, तो बी कैसे इंक्रीज करेगा, तो बी इक्वल टू कैसे आएगा, बी इक्वल टू आएगा के इंटू 1/k इंटू ए क्यूब करने से, है ना। ये रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग का के तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास तो डेटा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग ए तो आराम से निकाल सकते, कैसे, ये हो जाएगा ए एक बार है 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा के इंटू 27। फिर दोबारा देखो बी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 2 टू दी पावर 3, 8, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना कितना आया 27 के और 8 के, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको
के हटा देते हैं तो 27:8 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही दिया हुआ था 27:8। ठीक है, तो 27:8 रेशियो में हम लोग का ये चेंज होगा। अच्छा 16th नंबर देखो, इफ 1/a minus 1/b proportion to 1 divided by a minus b। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन पूरा कहाँ पर है? एक मिनट, ये क्वेश्चन मेरे पास आधा पूरा नहीं है। ठीक है, मिल गया। देखो, बोला है इफ 1/a minus 1/b प्रोपोर्शन टू a 1 डिवाइडेड a माइनस b, देन हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, हम ऑप्शन लिख के दिखाते हैं। a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्रोपोर्शन टू a स्क्वेयर b स्क्वेयर ये होगा, या फिर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्रोपोर्शन टू a b स्क्वेयर होगा, या फिर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्रोपोर्शन टू a बाई b होगा, या फिर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्रोपोर्शन टू a b होगा। ये हमें बताना। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 1/a माइनस 1/b इक्वल के इंटू हो जाएगा, प्रोपोर्शन को हटाने के लिए तो के इंटू करना पड़ेगा, ये हो गया। अब हम लोग इधर एलसीएम करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं 1/a माइनस 1/b का एलसीएम कितना होगा, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए, चेक करके देख लो, b माइनस ए ही आएगा। ठीक है, b माइनस ए, फिर k इंटू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ठीक है, अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो b माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल टू के इंटू ए बी। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि मेरा आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर हर जगह पे प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बाई बी ए बी है, तो मेरा तो देखो ए बी आ रहा है, तो इसका मतलब इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन मेरा डी होना चाहिए। फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये भी हुआ a माइनस बी। ठीक है, तो k इंटू ए बी। अब देखो ये a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये माइनस बी प्लस हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, k इंटू ए बी। तो इधर रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के ए बी प्लस 2ab। ठीक है, के ए बी प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से k कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का बचा यहाँ पर 1+2। ठीक है, 1+2 इतना बच रहा है, सॉरी 1+2 तो नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा के कॉमन तो नहीं जाएगा, ए बी कॉमन जाएगा, सॉरी ए बी कॉमन जाएगा, तो k+2 बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, कांस्टेंट को इधर ले लिया, इनटू ए बी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट टू ए बी। कॉन्स्टेंट में के हुआ, k+2 हुआ, वो तो डिपेंड करता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ गया। वैसे अगर यहाँ से भी देखो, क्योंकि ऑप्शन ऐसा था, तो हम लोग यहाँ तक करने के बाद भी डिसाइड कर सकते थे कि हम लोग का आंसर जो है वो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं, मैंने माइनस से ही कहा, ये तो बन गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। b माइनस ए इंटू ए माइनस बी, के इंटू ए बी। अच्छा, माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब a माइनस बी यानी कि ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर।
अच्छा ये माइनस ना बाहर ही रहेगा, ये दोनों में तो नहीं है, मतलब ये मेरा कैलकुलेशन वैसे आंसर हो गया है बट कैलकुलेशन गलत हो जाए, क्योंकि देखो ए माइनस बी, तो ये दोनों का होल स्क्वायर माइनस बाहर रहा। जैसे देखो माइनस एक्स इंटू एक्स है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही मैंने माइनस को बाहर रखा, वो माइनस अंदर रखने से गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस ऑफ इतना। ठीक है, तो ये माइनस रहा। ठीक है, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये माइनस को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है, ये माइनस ये माइनस पूरा ना इधर ट्रांसफर कर दो, मतलब कैलकुलेशन में प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर हो गया। रुको, अब ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस इधर कर देते हैं के इंटू ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रह गया, और इधर हो गया माइनस के ए बी प्लस टू ए बी। ठीक है, अब अगर हम लोग इधर कॉमन लेते हैं, ठीक है, वो टेक्निकली गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने ठीक कर दिया। ये देखो ए बी कॉमन लेते हैं तो माइनस के प्लस टू आएगा। ठीक है, ये हम माइनस के आ जाएगा, वैसे उसमें आंसर में कुछ वेरिएशंस नहीं आ रहा है, आंसर तो वही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको सॉल्व करते वक्त वो गलत हो रहा था माइनस का कंसेप्ट, तो वो मैंने सुधार दिया। तो यहाँ पर ये माइनस बाहर रह जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू ए बी। तो ऑप्शन हमारा सी जा रहा है, जैसे कि मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन है 17th नंबर। अच्छा, इसमें बोला है इफ ए बाई बी प्रोपोर्शन टू ए प्लस बी एंड बी बाई ए प्रोपोर्शन टू ए माइनस बी, देन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कितना होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो ए बाई बी प्रोपोर्शन टू ए बी, मतलब इसको अगर हम लोग के लगाए तो ऐसे हो जाएगा, और बी बाई ए इक्वल के इंटू ए माइनस बी। हम लोग को पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये भी हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा है, या फिर तुम लोगों ने 7-8 में जरूर सीखा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी कितना होगा यहां से डिफाइन कर लेते चलो, देयर फोर a प्लस बी चाहिए हमें, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a बाई बी इधर रखेंगे इंटू 1/k, और इधर से a माइनस बी निकाल लेते हैं, a माइनस बी कितना हो जाएगा b बाई ए इंटू 1/k। अगर हम लोग इसको इधर और इसको इधर इमेजिन करते हैं, तो इधर a माइनस बी रह गया, इधर b बाई ए, और k इधर आएगा तो 1/k हो गया। ठीक है, तो a बाई बी इंटू 1/k, और ये भी मल्टीप्लीकेशन है, इंटू बी बाई ए इंटू 1/k। ठीक है, अब देखो ये वाला है, ये वाला है कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 1/k स्क्वेयर आया। ठीक है, तो आंसर उसमें था कि 3-4 ऑप्शंस था, जिसमें एक ऑप्शन था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हम एक बार आंसर लिख देते, तो आंसर था ना ऑप्शन बी में था, इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर सिर्फ 1/k स्क्वायर आ रहा है, तो k तो हमारे कांस्टेंट को डिफाइन करता है, चाहे वो जैसे भी दिखे, 1/k स्क्वायर दिखे या कुछ और दिखे, तो 1/k स्क्वायर ये हम लोग का आंसर ऑप्शन के हिसाब से जाएगा कि हम लोग का कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं, चलो ऑप्शंस क्या क्या था यहाँ पर लिख देते हैं, वेरीज डायरेक्टली with a square plus b square। सेकेंड ऑप्शन था इज कांस्टेंट। ठीक है, सी ऑप्शन में था वेरीज इनवर्सली विथ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और डी में था इज इक्वल टू ए। तो हम लोग का ये सब वेरीज डायरेक्टली विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ऐसे होना चाहिए था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू समथिंग आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वेरीज डायरेक्टली विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं आया। फिर बोल रहा है इज कांस्टेंट, बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट आंसर आया। वेरीज इनवर्सली विथ ए स्क्वायर, मतलब बोल रहा है दूसरा ऑप्शन ऐसे होना चाहिए था, तो ऐसा भी तो हमारे पास कुछ नहीं आया कि हम लोग इसको टिक करें। इज इक्वल टू ए, वो भी नहीं आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो रहा है, आंसर ये आ रहा है कि ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू निकल के आया।
ठीक है, तो वही आंसर हम लोग लिखेंगे। अच्छा, ये सभी देखो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड जो है बोल सकते वो मैंने करवाया। ठीक है, अब जो हमारे मैथ में है वहां से हम देखो कुछ बताते हैं। ये देखो तुम लोग के मैथ से। अच्छा, मैथ मेरा ना बंद हो गया, तब डिस्टर्ब हो रहा था ये वाला। ठीक है, निकाल। वेरिएशन का जो क्वेश्चन है वहां से दिखा। 3 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि वेरिएशंस का यूज किए बिना भी हम लोग कर सकते हैं, और वही हम सिखाएंगे कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है कि हमें वेरिएशन यूज करके ही करना है। जैसे कि ये देखो कहाँ चला गया, 18th नंबर से था, मैंने चेक कर रखा था, तो देखते हैं। नहीं, 13, देखो ये वाला बिना वेरिएशन के यूज के हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू है तो जरूरत नहीं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को वेरिएशंस में देने का। बोल रहा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 kg of rice is 10, what will be the cost of 15 kg of rice? तो हम लोग नॉर्मल यूनिटरी मेथड करेंगे। कैसे? अगर 12 kg राइस का कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 1 kg का कितना होगा? 10/12। तो 15 kg राइस का कितना होगा? 10/12 इंटू 15। ठीक है, अब ये करके देखो कितना आंसर आ रहा है, वही हम लोग टिक कर देंगे। तो हम कैलकुलेटर निकालते हैं यहाँ पर, 10/12 इंटू 15। ठीक है, 12.5। ये देखो ये आंसर आया हुआ है 12.5। अब अगर इसको वेरिएशन यूज करके करोगे तो वो काफी टाइम टेकिंग होगा। जैसे एक वेरिएबल मानोगे 10, फिर दूसरा बी, मतलब किलो एक वेरिएबल होगा, रुपीज एक वेरिएबल होगा, प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है इतने डिफिकल्टीज में जाने का। हाँ, अगर हमारा लिख के करने वाला जो है क्वेश्चन पेपर होता कि भाई क्वेश्चन में बोल ही देगा कि यूजिंग वेरिएशन इसको सॉल्व करो, ऐसा हमें कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, यूजिंग वेरिएशन इसे सॉल्व करो इस तरीके का हमें कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर हमें इस तरीके के चीजों पे नहीं जाना है। तो हमारा 12.5 आंसर आया इसका। ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसा और कौन सा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क वर्किंग 8 hours ए डे इन 5 days। बोल रहा है एक काम को कंप्लीट करने में एक पर्सन को 5 days लगता है, और उसमें 8 hours ए डे, मतलब 5 दिन लगेगा काम को पूरा करने में, और काम किया जाता है 8 hours पर डे। एक दिन में 8 घंटा काम होता है। इफ ही वर्क्स नाउ 10 hours डेली, अगर अब वो 10 घंटे काम करेंगे डेली, तो इन हाउ मेनी डेज कैन ही फिनिश द सेम वर्क? सेम वर्क को फिनिश करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो देखो अगर 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो 8 घंटा करके पर डे, तो 5 दिन में कितना घंटा काम होता है? 40 hours, क्योंकि नॉर्मल बात है, अगर कोई एक इंसान हर रोज 8 घंटा काम करेगा तो 5 दिन में 40 घंटा काम करेगा। ठीक है, अब 40 घंटा काम करने से वो काम को फिनिश कर लेता है। ठीक है, काम को फिनिश कर लेता है। अगर वो 10 पर डे 10 घंटे काम करेगा, ठीक है, तो उसे कितना दिन समय लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए? तो सेम काम को पूरा करना है, तो 40 घंटे का काम उन्हें पूरा करना है पर डे 10 hours बेसिस पे, तो कितने हाउ मेनी डेज? ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ लिखा डेज इनटू पर आवर। ठीक है, तो ये प्रीवियस वाला था, तो 5 days काम करना है 8 hours पर डे, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब काम कितने दिन का हुआ? काम हो गया 40 hours। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से तो आवर्स ही आएगा ना। काम हो गया 40 hours का। कैसे आवर्स आ रहा है? 5 ये डेज है, 8 क्या है? 8 hours पर डे, पर मतलब डिवाइडेड बाई डे, तो डे डे कैंसिल हो गया, 40 hours हो गया। 40 hours का काम है। अब इसी काम को हमें कैसे पूरा करना है? पर आवर, 10 पर आवर बेसिस पे कितना दिन समय लगेगा? तो ये डे हम लोग को निकालना है, 10 hours पर डे करके है, 10 hours पर डे। तो इधर डे इंटू 10 hours पर
डे, ठीक है। तो डे कितना हो जाएगा, तो ये देखो 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी 4 डेज, ठीक है। क्योंकि देखो 4 इंटू 10 करोगे 40 आवर्स होगा ना, क्योंकि काम का समय तो वही है, 40 घंटे में ही काम पूरा होगा। लेकिन अगर 8 घंटे की जगह 10 घंटा पर डे हम लोग काम करेंगे तो फिर हम लोग का थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि हम लोगों ने 2-2 घंटा बढ़ा दिया। तो बोल रहा है कि जो काम पहले 5 दिन में पूरा होने वाला था वो 4 दिन में होगा, ठीक है। क्योंकि हर रोज हम लोग 2 घंटे करके ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 4 घंटे में होगा पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे निकाल सकते हो। इसमें भी प्रोपोर्शन वेरिएशन का यूज करके दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी तुम लोग को वेरी कैसे हो रहा है वो सब फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है one part of the total expenditure in a hostel is constant with the other part directly varies with the number of warders, ठीक है। पर हेड एक्सपेंडिचर 100 when the number of warders is 35 and 80 rupees when the number of warders is 45. If the number of warders is 150, find the total expenditure। हमें फाइंड आउट करके बताना है, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जो कॉस्ट हम लोगों ने किया था वहां पर मैंने तुम लोग को वेरिएबल एक्सपेंस फिक्स्ड एक्सपेंस वो बताया था, उसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि वन पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, एक हॉस्टल का जो टोटल एक्सपेंडिचर है इज कांस्टेंट एंड द अदर पार्ट डायरेक्टली वेरीज विद द नंबर ऑफ बॉर्डर्स। मतलब एक जो बोल रहा है कांस्टेंट है मतलब फिक्स्ड खर्चा, ठीक है। और जो वेरी कर जाता है कितने बॉर्डर्स है उसके ऊपर, तो वो हम लोग का हो गया वेरिएबल खर्चा, ठीक है। अब बोल रहा है पर हेड एक्सपेंडिचर इज 100 व्हेन बॉर्डर्स इज 35, मतलब ये वेरिएबल खर्चा बता रहा है। एंड 80 हो जाएगा व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 45, ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 35 है तो खर्चा कितना हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है वो हम लोग देखेंगे। अगर 35 है तो 100 रुपीज का कॉस्ट है। अगर वहीं पर 45 हो गया नंबर तो 80 रुपीज का कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर 150 हो जाता है ये नंबर, तो हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। टोटल मतलब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो ये तो मेरा वेरिएबल है, कैसे, क्योंकि ये चेंज होता है नंबर ऑफ बॉर्डर्स पे, ठीक है। तो ये चेंज होता है, तो ये वेरिएबल है, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके निकालते थे, तो ये देखो ये जो खर्चा है वो 100 से 80 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट पर बॉर्डर कैसे चेंज होता है, खर्चा 100 से 80 हो जाएगा या फिर 80 से 100 जो भी बोलो। तो यहाँ पर हम लोग का नंबर जब चेंज होता है कितना, 45 से 35, मतलब 20/10 हो गया। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर बॉर्डर कितना निकल के आ गया यहाँ पर। अच्छा सॉरी, ये तो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 35 पे ये है 100, देखो पर हेड, ये 100 जो है ये पर हेड है, ठीक है, पर हेड एक एक जन का। तो 35 लोगों का कितना होगा 3500, ये भी पर हेड है। तो अगर एक का 45 है तो 80 का कितना होगा 3600। तो यहाँ कॉस्ट हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट हम लोग का कैसे चेंज होगा, 3600 से 3500, मतलब कॉस्ट हमारा 3500 से 3600 हो जाएगा जब नंबर ऑफ बॉर्डर्स कैसे हो जाएंगे 35 से 45। तो चेंजेस कितना हुआ 1000 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये हो जाएगा ₹100 पर हेड का चेंज या पर बॉर्डर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो चेंज होता है वो तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अच्छा ये 100, ये 100 तो 10 करके हो गया। अब हम लोग को निकालना है टोटल कॉस्ट फॉर 150। तो टोटल कॉस्ट में क्या आता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, ठीक है। तो फिक्स तो हमें नहीं पता, वेरिएबल हम लोग निकाल लेंगे। वेरिएबल है 10 पर हेड, ठीक है, 10 पर हेड या फिर पर बॉर्डर। तो कितने लोगों का बोला है 150 इंटू 150 हो गया। मुझे निकालना पड़ेगा फिक्स, तब ना जाके हम आंसर निकालेंगे। तो ये हो गया 1500। मुझे फिक्स्ड खर्चा निकालना है, तो फिक्स्ड कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कॉस्ट है 3500, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट है देखो 3500, उसमें मेरा वेरिएबल पोर्शन कितना है, उसमें मेरा वेरिएबल पोर्शन है यहाँ पर ये देखो 10 करके, 10 पर हेड कितने लोगों पे 35 पे, ठीक है। तो ये हो गया 3500
0 0, ठीक है। अच्छा, अब प्लस हम यहाँ पर करते हैं 350, प्लस हम कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि 3500 जो है वो मेरा टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड भी रहेगा, वेरिएबल भी रहेगा। वेरिएबल पोर्शन कितना है, 10 पर हेड करके, तो 35 पे इतना, तो 3500 350 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 3500 माइनस 350, देखते हैं कितना आता है। 3500 माइनस 350, तो ये आ गया 3150, ठीक है। 3150 ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, तो यहाँ पर 3150 को ऐड कर, 3150 प्लस 1500, तो 4650, देखो 4650 चेक करते हैं, देखो 4650 आंसर है क्या? हाँ 4650 यही आंसर होगा। तो ये कॉस्ट का जो हमारा कंसेप्ट है उसको मैंने काम पे लगाया, मतलब सीधा सा बात है, हमें बताया था कि टोटल खर्चा जो है एक हॉस्टल में कुछ वेरिएबल पोर्शन है, कुछ फिक्स्ड पोर्शन है। वेरिएबल पोर्शन हमारा जो है वेरी करेगा, ठीक है, और किसके साथ वेरी करेगा, नंबर ऑफ बॉर्डर्स के साथ, ठीक है। तो अगर पर हेड एक्सपेंडिचर 100 है जब 35 लोग रहते हैं, ठीक है, 35 बॉर्डर्स, और 80 है जब 45 हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकल गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स्ड भी है। अब हम लोग का कॉस्ट जो है, जो चेंज होता है, चेंज पोर्शन ही वेरिएबल होता है। मैंने ये वेरिएबल चेंज में क्यों निकाला, क्योंकि जो चेंज होता है वो वेरिएबल है, जो अनचेंज रहता है वही फिक्स्ड है। तो वेरिएशंस कितना हुआ, 3600 से 3500, 100 रुपए का चेंजेस हुआ जब नंबर ऑफ जो बॉर्डर्स है वो 10 में चेंजेस हुआ। तो पर बॉर्डर पे चेंज कितना, 10, मतलब ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब मुझे बोला कि टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, इसका मतलब जब नंबर ऑफ बॉर्डर 150 है तो वेरिएबल तो 150 इंटू 10 हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड तो नहीं निकाला। कैसे निकाले, टोटल कॉस्ट 3500, इसमें फिक्स्ड लगा हुआ है, तो फिक्स्ड को कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम लोग का फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, वेरिएबल हमें पता है ये कितने के लिए है, ये हम लोग का जो है 10 वेरिएशंस है इंटू 35 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट निकालिए। अगर तुम लोग 3500 की जगह 3600 से भी करते तो भी होता। ये टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। अब देखो हमें वेरिएबल पोर्शन पता है, वेरिएबल पोर्शन कितना है 10 पर बॉर्डर, और ये 3600 कितने के लिए था 45। तो देखो 3600 माइनस 450 इक्वल टू फिक्स्ड हो जाएगा। इसमें भी तुम लोग चेक करके देखो सेम आंसर आएगा, 3600 माइनस 450, तो ये आ गया 3150। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का आ गया 3150। तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं चेंज होगा, चाहे कितने भी यूनिट पे यहाँ बॉर्डर्स है जिस पे भी तुम लोग निकालो 3150 आए। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इतने के लिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का 3150, चाहे जिस भी मतलब डेटा को लेके करो, और फिर वेरिएबल कॉस्ट 10 इंटू नंबर ऑफ बॉर्डर्स, तो 10 इंटू 150, तो हम लोग का आ गया 4650। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वेरिएशंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमें काफी सारा इक्वेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, ये देखो काफी सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जरूरत नहीं, हम लोग नॉर्मल अपना कॉमर्स का दिमाग लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ भी कुछ दिया हुआ है, तुम लोग अपना चाहो तो एक दो क्वेश्चन है, चाहो तो देख सकते हो, नहीं भी देखोगे चलेगा। मैंने जो भी करवाया है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, जो कि 2024-21 इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस करवाए। बाकी ये 21 का भी देख सकते हो, ये तो काफी आसान है। हमें यहाँ पर बोला है 5a माइनस 2b इज टू 2a प्लस b, ये दे दिया फाइंड ए बी, तो ये तो मैं हम लोगों ने रेशियो में भी किया था, तो दोनों को डिवाइड करके लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ ए बी निकालना पड़ा, a बाई बी 1/7 आया। तो ये तो सिंपल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन करोगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोपोर्शन वाला मैंने जो करवाया वो काफी है, और अगर तुम लोग यहाँ से भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेन बात है कि यहाँ ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने इससे ज्यादा करवाया, वेरिएशन यहाँ स्टार्ट हुआ है, उतना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग के पास है नहीं, ठीक है। तो वही करो जो मैंने करवाए, वो एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते बाय मैम। हैं।